वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज प्रत्युम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर बिजनेस स्टडीज। ओके, तो बिजनेस स्टडीज में हमने स्टेप 1 स्टेप 2 कवर अप कर लिया था। हम कंपनी को फॉर्म करना सीख रहे थे, स्टार्ट करना सीख रहे थे, कंपनी को भाई कैसे स्टार्ट करते हैं, है ना, और उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, इन सबको सीखा हमने, समझा। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, स्टेप 1 में जो इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन से पहले की जितनी भी हमारे सामने फॉर्मेलिटीज होती हैं हमने उनको कवर अप किया था, है ना, कि मतलब क्या क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कंपनी को प्लानिंग करते हैं, क्या क्या नेसेसिटीज होती हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हमने सीखा था कि जो कंपनी है उसका एप्लीकेशन करना है, भाई एप्लीकेशन भेजा हमने, है ना, रजिस्ट्रार किया, आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके अपने रजिस्टर में उसको नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के जस्ट बाद रजिस्ट्रार ने हमें एक इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन लेटर इशू कर दिया। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया था, रजिस्ट्रार को एक्चुअल में फी भी सबमिट की थी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये सारा हमने कुछ पढ़ा किसमें, स्टेप 1 और स्टेप 2 में। अब आप सोचिए आपकी कंपनी है, ठीक है ना, आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेटर इश्यू हो चुका है और आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन लेटर आ गया है। याद रखना, अगर आप एक पब्लिक कंपनी है तब हम स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर तो वही 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग या मैक्सिमम 200 पर्सन्स एंड मिनिमम 2 पर्सन्स, ठीक है ना, आपस में अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करके बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट जब एक पब्लिक कंपनी है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ओके, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स स्टूडेंट 2, नो, इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, बट इन पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 7, ओके, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स स्टूडेंट्स नो कंडीशन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्टेप 3 आ क्यों गया, जरा समझो। हमने इतने सारे फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर ली, सारे के सारे अपनी जो भी था डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा लिए, सारे काम कर लिए, फिर स्टेप 3 की नीड क्या पड़ गई। तो क्या हमने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, उसके जस्ट बाद क्या हमें कैपिटल रेज नहीं करना है, क्या हमें कैपिटल कलेक्ट नहीं करना है, मार्केट में शेयर इश्यू नहीं करना है, मार्केट में डिबेंचर्स इश्यू नहीं करने हैं। अच्छा, ये करते क्यों है भाई, हमारे पास जब अमाउंट होगी, जब पैसा होगा, तभी तो हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, और अगर पैसा नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये स्टेप 3 पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो जाता है कि उनको करना ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं। पब्लिक कंपनी पब्लिक से जाएगी पैसे कलेक्ट करने, जब पब्लिक से पैसे कलेक्ट करेगी तभी तो स्टार्ट करेगी। तो स्टेप 3 में कुछ भी नहीं है, केवल पब्लिक से हमें पैसे लेने हैं, ठीक है ना। स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने फॉर्मेट रेडी किया, स्टेप 2 में हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया, और स्टेप 3 में हम अपना बिजनेस के लिए कैपिटल कलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। समझ आ जाना चाहिए, तो बहुत सिंपल है स्टेप्स, ठीक है ना। एग्जामिनेशन के लिए आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आपको ये चीजें बेसिक माइंड में सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम एग्जांपल अभी ले रहे हैं अपने एक्सप्लेनेशंस में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, पब्लिक है, उससे कनेक्टेड है। आपको बहुत ज्यादा इधर उधर से रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ स्टेप 3 कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ओके, कैपिटल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए स्टूडेंट्स, a private company can commence its business immediately after obtaining certificate। मींस हमने अभी आपको बताया था कि प्राइवेट अगर कोई भी कंपनी है तो क्या करेगी, सर्टिफिकेट मिलते बिजनेस स्टार्ट कर देगी। भाई क्यों, हम आपस के ही तो 10, 15, 20 लोग हैं या 100, 200 लोग हैं, तो हम लोग अपना फटाफट से स्टार्ट कर देंगे बिजनेस। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हमने क्या करना है, अगला नेक्स्ट स्टेप कैपिटल रेज करना है। अब कैपिटल रेज करने के लिए हम शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इट कैन रेज नेसेसरी फंड फ्रॉम फंड फ्रेंड्स रिलेटिव एंड थ्रू प्राइवेट अरेंजमेंट एंड प्रोसीड टू स्टार्ट बिजनेस आफ्टर द कंपनी इज
incorporate the next stage for the public is to raise the necessary capital. A public company can raise the fund from the public by raising share and debenture. For this, it has to issue a prospectus and various other formalities. Okay, अब रेजिंग फंड तो बात समझ आ गई, शेयर इशू करने हैं, डिवेंचर इशू करने हैं, लोगों से पैसा लेना है। अब उसके साथ में आती है इशू प्रॉस्पेक्टस। एक बात बताओ, ऐसा होगा क्या कि कोई भी कंपनी शेयर इशू कर दे और आप फटाफट से पहुंच जाओगे शेयर्स लेने? क्या आपको पता भी चल पाएगा इसके बारे में? नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कंपनी पहले क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस निकालती है, जब शेयर इशू करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट निकालती है। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करती है, उसके बाद क्या करती है कंपनी, अपनी शेयर्स को इशू करती है। ठीक है ना। अब एक बात और समझ लेते हैं जरा कि ये शेयर्स को थोड़ा सा समझिए। शेयर्स हमने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि जो ह्यूज अमाउंट बिजनेस में लगने वाली है, मींस सपोज दैट 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए एक आदमी लगाए, इससे अच्छा उस 1 करोड़ की अमाउंट को छोटे छोटे कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट्स कॉल्ड शेयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक, यानी वो स्टेप जो हमारे सामने 6 स्टेप हैं, ठीक है, इनकी नीड कब पड़ती है, अपने फंड को, अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए। भाई हमारे पास जब ज्यादा पैसा होगा तभी हम बिजनेस में उसको ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जितना हम अच्छे से जितना ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, हमारा बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत सारा ही पैसा चाहिए हर बिजनेस के लिए, नो, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। फॉर एग्जांपल भाई हमें कोई छोटा सा बिजनेस डालना है, उसके लिए मैं ह्यूज अमाउंट कलेक्ट करते रहे, है ना, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट बोली गई है। भाई ऐसा नहीं है, आपका बिजनेस की जो डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग फंड को कलेक्ट करिए, ठीक है ना, रेज करिए। फॉर एग्जांपल आप कोई 5 स्टार होटल ओपन करते हो, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, 10 करोड़ 20 करोड़ और हो सकता है मे बी 50 करोड़, है ना। तो आपको ये अमाउंट कलेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट स्टार्ट योर hotel and other business. Okay, such type of business we can say. So now first point is SEBI approval. ये देखिए starting point ही legally, भाई आप मार्केट में आते हैं, आपको अपनी कैपिटल कलेक्ट करनी है, आपको डिवेंचर्स अपने इशू करके अमाउंट कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा, जो सेबी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम इस अमाउंट को मार्केट से कलेक्ट करें। सपोज दैट सेबी से अगर परमिट नहीं लेते हैं, आप परमिशन नहीं लेते, या फिर ये कंडीशन हटा दी जाए कि सेबी से अप्रूवल नहीं लेना है आपको, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, मार्केट में धड़ाधड़ शेयर इशू करते जाएंगे, पैसे कलेक्ट करते जाएंगे, और कुछ लोग जो टॉप मैनेजमेंट है, वी कैन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो सारे पैसे को जेब में डालेंगे और छूमंतर, मैजिक शो देखा है ना, वो एकदम इंसान को गायब कर देता है, पैसे को गायब हो जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, और आपका पैसा लेके उड़ जाएंगे, है ना। तो ये चीज है, सेबी इसलिए कंट्रोल करता है इन टाइप्स की एक्टिविटीज पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस की जब हम बात करते हैं, तो प्रॉस्पेक्टस को फाइल ही क्यों किया जाता है, समझिए भाई। अगर आपने भाई पहले तो सेबी से अप्रूवल ले आए जाके, जब सेबी ने हमें अप्रूव कर दिया, फिर हमने क्या किया, एक प्रॉस्पेक्टस फाइल किया। अब प्रॉस्पेक्टस फाइल इसलिए किया कि हमने पहले भाई एक बढ़िया सा अपना, जब आप सोचो एक बार, आप स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने से पहले आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है, आप परचेज करते हैं प्रॉस्पेक्टस। उस प्रॉस्पेक्टस में स्कूल की क्या क्या क्वालिटीज हैं, स्कूल आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, स्कूल में टीचर्स की फैकल्टी क्या है, ठीक है ना, स्कूल ने प्रीवियस ईयर्स में रिजल्ट कैसा दिया, ये सारी चीजें मेंशन होती है कि नहीं होती हैं, ये सब होती हैं। सेम एज कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, और प्रॉस्पेक्टस में प्रीवियस ईयर्स के अपने प्रॉफिट्स को मेंशन करती है। हो सकता है अगर कंपनी न्यू स्टार्टेड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने मैनेजमेंट को शो करती है, देखिए हमारा कितना अच्छा मैनेजमेंट है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने अच्छे हैं, है ना, और हमने जो अपने इंटरनल जो फीचर्स हैं उनके बारे में मेंशन करेंगे, और आपसे कहेंगे भाई आए और हमारी कंपनी के
शेयर परचेज करें। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रो करने वाले हैं। आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाएंगे भाई, सपने दिखाएंगे तभी तो सपने साकार होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा प्रोस्पेक्टस, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। भाई इनकी जरूरत क्या पड़ गई, इनका अपॉइंटमेंट क्यों करना पड़ गया? इनका अपॉइंटमेंट इसलिए करना पड़ा भाई, आपने मार्केट में प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, लोग धड़ा आपके पास एप्लीकेशन भेज रहे हैं। याद रखना जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स में एप्लीकेशन, भाई हम मार्केट में एक बार थोड़ा समझो भाई, आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट में एडवर्टाइज करेंगे भाई हम शेयर इश्यू करने वाले हैं, मुझसे शेयर परचेज कर लीजिए, मेरी कंपनी की शेयर खरीदो, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। हम लिख लिख के बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, सो मार्केट लोग परचेज करेंगे भाई प्रोस्पेक्टस, या हो सकता है फ्री अलॉट कर रहे हैं तो फ्री में वो प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे आपके, कहेंगे वाह ये बहुत अच्छी कंपनी, चलो शेयर खरीदने चलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक लेटर दिया, लिखा फटाफट कि हमें आपके शेयर चाहिए, लाइए और लेटर भेज दिया। अगर ऐसा होने लगे ना तो एक रिक्शा वाला भी क्या करेगा, लेटर लिखेगा और भेज देगा कंपनी को, ठीक है ना। फिर आप इतनी रद्दी कलेक्ट कर लोगे कि जिसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा पता है, आप रद्दी में लगे रहोगे, बिजनेस को भूल जाओगे और उन लोगों की एप्लीकेशन आएंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। तो ध्यान रखिए, इसलिए कंपनी कहती है कि एप्लीकेशन के साथ आप जितने शेयर परचेज करना चाहते हैं, सपोज दैट यू वांट परचेज 100 शेयर्स, ठीक है ना। जब 100 शेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो 100 शेयर के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन मनी डिसाइड करेगी कंपनी, और वो एप्लीकेशन मनी होगा एक शेयर की वैल्यू से कम। उस मनी को आपको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन के साथ सेंड करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत सारे जो अननेसेसरी लोग हैं जो बिना किसी इंटरेस्ट के एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। केवल वो लोग आपके पास एप्लीकेशन लेके आएंगे जो आपके शेयर्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। तो आपके पास जब एप्लीकेशन मनी आएगा तो आपको कोई बैंकर चाहिए कि नहीं चाहिए पैसे कलेक्ट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आप गेट पे बैठ जाएंगे और फटाफट सारा का सारा पैसा अपनी जेब में डालते जाएंगे कि भाई लोग हमारे शेयर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना, तो चलो जल्दी पैसे कलेक्ट करो। नो, आप एक बैंकर्स को अपॉइंट करेंगे, वो आपके एप्लीकेशन मनी को मैनेज करेगा। उसके बाद ब्रोकर की बात करते हैं। भाई जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आएगा, ठीक है ना, तो एप्लीकेशन के लिए मार्केट में आप ब्रोकर्स को बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे कि जाओ है ना, एडवर्टाइज करो, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन कलेक्ट करके लाओ। तो ब्रोकर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा, ब्रोकर भी कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर की बात करें तो अंडरराइटर को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा टिपिकल वर्ड है और थोड़ा नया वर्ड है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो होते हैं जिनको हम अपॉइंट करते हैं कि यू आर द पर्सन, है ना, आप वो पर्सन है जो मार्केट में जाके हमारी कंपनी के एक सर्टेन अमाउंट के शेयर्स को क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। बट अगर आप हमारे शेयर्स को सेल नहीं कर पाए तो ये शेयर्स आपको परचेज करने पड़ेंगे। है सर ऐसा भी हो जाता? हाँ ऐसा होता है, तभी वो अंडरराइटर्स होते हैं। इसके एवज में उनको कमीशन दिया जाता है कि आप जाओ सारे के सारे शेयर कर दो, तो आपको कुछ भी अपने पास कलेक्ट नहीं करना। तो ध्यान रखिएगा, ये अंडरराइटर्स का काम होता है। अगर किसी अंडरराइटर को 100 शेयर्स दिए कि आपको मार्केट में शेयर करने हैं, ठीक है ना, और इसके एवज में एक सर्टेन अमाउंट पर हम आपको कमीशन पे करेंगे। लेकिन वो अंडरराइटर हो सकता है 80 शेयर सेल कर दे, 20 सेल नहीं कर पाए, तो वो 20 शेयर उस अंडरराइटर को परचेज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करेंगे तो टू इंश्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव shortage of fund, it is made mandatory that a company must receive the amount of minimum subscription in cash within 120 days from date of issue। यानी कि हर कंपनी को क्या करना है, मिनिमम एक अमाउंट डिसाइड कर ली जाती है। सपोज दैट हमने 1 करोड़ के अमाउंट के शेयर तो इश्यू कर दिए, बट हमें नीड है 80 lakhs की,
तो हम एक 80 lakhs को मिनिमम अपना क्या मान लेंगे, एक क्राइटेरिया मान लेंगे, इतना फंड होना ही होना चाहिए, तो शॉर्टेज ना पड़े, ठीक है ना, पैसे की, इसलिए हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पॉइंट पर भी ध्यान रखेंगे। अदरवाइज पैसे कम पड़ गए तो क्या हम बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे? नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो जब एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक कंपनी टू गेट इट्स शेयर लिस्टेड और कोटेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट स्टार्ट सेलिंग द सिक्योरिटी टू द जनरल पब्लिक। यानी कि यहाँ पर बहुत इजीली बताया गया है कि क्या है, जनरल पब्लिक को, है ना, क्या करना है, सेल करने से पहले जनरल पब्लिक को क्या करना है, शेयर्स अलॉट करने से पहले या एप्लीकेशन देने से पहले क्या है, उसको उसके बारे में कोड का मींस होता है उससे संबंधित डिटेल को, है ना, सारी डिटेल को मेंशन करना मैंडेटरी होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। भाई हमारे पास शेयर्स आएंगे, है ना, शेयर्स जब आएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट हम थोड़ा समझ लेते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे चलता है। सबसे पहले हमने ऑथराइज्ड शेयर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑथराइज्ड शेयर में क्या है, हम नंबर ऑफ शेयर्स की क्या है, ऑथेंटिक जो जहां भी हमने रजिस्ट्रेशन किया वहां से जितने नंबर ऑफ शेयर्स की मींस कैपिटल की परमिशन हम लेके आते हैं, दैट इज ऑथराइज्ड शेयर। ऑथराइज्ड में हमने जब मार्केट में इशू करने के लिए, ठीक है ना, तो एक सर्टेन अमाउंट पर हम इशू के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे तो एप्लीकेशन आएगा। ये हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एप्लीकेशन में। अब एप्लीकेशन आने के बाद हम शेयर्स अलॉट करेंगे, तो जब हम अलॉट करने जा रहे होंगे शेयर्स को, उस टाइम पर याद रखिएगा जिन एप्लीकेंट्स को हम इशू कर देंगे शेयर, उनको तो हम इशू कर ही देंगे, बाकियों का पैसा हम रिटर्न कर देंगे। हम अननेसेसरी किसी के पैसे को उलझा के नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सक्सेसफुली अलॉटीज आर गिवन अलॉटमेंट लेटर। जिनको शेयर सक्सेसफुली अलॉट कर दिए जाते हैं उनको एक अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है regret letter is issued to the applicants to whom no share are allotted, means उनको regret letter issue कर दिया जाता है जिनको हम shares allot नहीं कर पाते। बट याद रखना उसके साथ में पैसे भी वापस करते हैं, ऐसा नहीं कि लेटर लिख के भेज दिया उनकी एप्लीकेशन मनी अपनी जेब में रख दी, ठीक है ना। तो the company returns the application money to the applicants to whom no share is allotted by the company. Okay, in case of partial allotment, excess application money in either return or adjust toward allotment money, means भाई किसी की एप्लीकेशन आई 100 शेयर्स की, हमने उसको इशू किए 80 शेयर्स, बट एप्लीकेशन के बाद हमें बाकी के भी जो पैसे चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, उसके 20 शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। यानी कि अगली बार में जब हम उससे पैसे मांगेंगे तो वो 20 शेयर्स के पैसे कम करके मांगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम्स एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर साइंड बाय द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ filed with the registrar of company within 30 days of allotment in the statement called return of allotment। यानी जिनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके नेम विद एड्रेस, है ना, सब कुछ एक सर्टिफिकेट पे लिख के, ठीक है ना, ऑथराइज्ड पर्सन के और या अथॉरिटी के सिग्नेचर करा के हम उनको लेटर इशू कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, so now next a public company may not invite public, ठीक है ना, to subscribe to its securities, है ना, or instead it can raise the fund through friends, relative or some private company। in such cases there is no need to issue a prospectus statement, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट समझने का है, जैसे हमने बार-बार इस चीज को आपको रिपीट किया गया, कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी अपने रिलेटिव्स वगैरह से जब भी शेयर इशू कर देती है या उनसे पैसे कलेक्ट करती है तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सेम है, अगर कोई पब्लिक कंपनी भी अपने किसी फैमिली मेंबर्स के थ्रू पैसे कलेक्ट कर रही है तो वहां भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं होगी स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी,
ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।